हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 17 अप्रैल और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। और शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमने यूपी पीसीएस के लिए, क्योंकि 14 मई को यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की एग्जाम होने वाली है, तो यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए हमने एक डेडिकेटेड यूपी पीसीएस का चैनल बनाया है जिसका नाम है द पीसीएस एकेडमिया। यहाँ पर आपको यूपी पीसीएस से रिलेटेड जो डेडिकेटेड कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च की जाएगी जिसमें आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ प्री और मेंस के लिए आपको क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये जो आपका जनरल स्टडीज प्रोग्राम होगा यूपी पीसीएस के लिए वो इंटीग्रेटेड होगा, जिसमें आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, आपको बताया जाएगा, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ उसका रियल टाइम इवेल्युएशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, सारे सब्जेक्ट्स की क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। और यूपी पीसीएस के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी 14 मई को जो यूपी पीसीएस की एग्जाम है, तो उसके लिए आपको जो पीसीएस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल होगा उसमें आपको यूपी स्पेशल का आपको करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपको टू द पॉइंट करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब यूपी पीसीएस ने हाल ही में जैसे क्वेश्चन पूछे हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम टारगेटेड करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको 10 से 12 क्वेश्चन में आपको एक एज मिल सकता है। साथ ही साथ जो नेशनल लेवल का करंट अफेयर्स है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और हर सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से यूपी पीसीएस आपसे क्वेश्चन पूछता है उसके एक्स्ट्रा वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ जो पीवाईक्यूज होंगे यूपी पीसीएस के लास्ट 20 ईयर्स के, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इन वीडियो फॉर्म। साइंस टेक्नोलॉजी का जो वेटेज है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स है वो काफी ज्यादा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम साइंस टेक का एक कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे जैसे सीसेट की डिफिकल्टी बढ़ रही है तो कुछ बच्चों की क्वेरी सीसेट को लेकर भी थी, तो उसका भी ध्यान रखते हुए हम सीसेट का जो पूरा टॉपिक है वो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराएंगे। और प्रीलिम्स के बाद में मेंस के लिए आपके लिए एक डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोग्राम होगा ये एक्सक्लूसिवली यूपी पीसीएस के लिए होगा, जिसमें यूपी पीसीएस के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है। और कोर्स लॉन्च होने से पहले आपको एक ओरिएंटेशन क्लास भी प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आप डायरेक्ट हमारे विकास सर से आप डायरेक्टली बात कर पाओगे। इसके अलावा आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, पूरा कोर्स का शेड्यूल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कल से आपको यूपी पीसीएस का जो चैनल होगा डेडिकेटेड द पीसीएस एकेडमी, वहां पर आपको टारगेटेड करंट अफेयर की क्लास कल से मिलना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कल से आपको सारे वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है यूपी पीसीएस के प्रिपरेशन के लिए तो उसके लिए हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। हमारी पहली न्यूज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि इंडिया 10,000 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट अफगानिस्तान भेजेगा। क्योंकि लास्ट मंथ इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान में ये डिक्लेयर किया था कि हम अफगानिस्तान को 20,000 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट प्रोवाइड करेंगे थ्रू ईरानियन पोर्ट ऑफ चाबहार। जैसा आपको पता है कि 2021 के बाद से ही सिचुएशन टेंस है अफगानिस्तान में, क्योंकि वहां पर यूएस आर्मी ने विड्रॉ कर लिया है और तालिबान गवर्नमेंट अभी रूल कर रही है। तो ऐसे केसेस में वहाँ पे जो अफगानिस्तान लोग हैं वो 20 मिलियन उनमें से ऐसे लोग हैं जो स्टारवेशन भुखमरी को सामना कर रहे हैं। और 10 अफगान फैमिलीज में से 9 फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने लिए फूड को अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। तो सिचुएशन काफ़ी हद तक खराब हो चुकी है, वर्स हो चुकी है। इस सिनारियो में इंडिया ने जो वीट प्रोवाइड करने का फैसला लिया है वो इंडिया का ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर शो करता है, जिसे आप एथिक्स में एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को लेकर आ सकता है। अब इसके बारे में सबसे पहला फैक्ट ये है कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करती है। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जो कि फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करती है वर्ल्ड वाइड। अभी 120 कंट्रीज से ज़्यादा ये असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। और हाल ही में जो सूडान में भी ये न्यूज़ में थी, क्योंकि सूडान में कुछ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसका जो फूड असिस्टेंट का जो कार्यक्रम था वो फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है और स्कूल मील्स का लीडिंग प्रोवाइडर भी है ये। अब दूसरा फैक्ट ये है कि ये 1961 में बना था, इसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली के। और इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? इंडिया ने 1963 में इसे ज्वाइन किया था। बना 1961 में था, इंडिया ने इसे 1963 में से ज्वाइन किया था। तो अब यूपीएससी आपसे ये पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को किसने बनाया है, किसने फाउंड किया है? तो इसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए, इन दोनों ने मिलकर ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को फाउंड किया है। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये मेंबर है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का। क्यों? क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें जो सेकंड नंबर का जो गोल है उसमें क्या था कि हमें हंगर को मिटाना है, जीरो हंगर चाहिए बाय 2030 तक। तो इसके लिए इस यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का ये मेंबर है और ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि हंगर को जितनी जल्दी हो सके खत्म किया जा सके। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एंड हंगर बाय प्रोटेक्टिंग एक्सेस टू फूड, साथ साथ न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाना,
फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा देना और एसडीजी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करना। अब अगर इसके प्लान को देखें तो एक 2022 से लेकर 2025 तक का इनका प्लान है, टर्निंग द टाइड अगेंस्ट हंगर और शेयर द मील इनिशिएटिव। ये 2015 में लॉन्च हुआ था। एक शेयर द मील ऐप के तहत आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि हंगर को खत्म किया जा सके बाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। अब इसका आउटकम क्या है? तो एक तो जब भी अर्जेंट फूड या न्यूट्रिशन की नीड्स होती है तो डब्ल्यूएफपी सबसे पहले असिस्ट करता है। जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या सिचुएशन खराब होती है, सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपना कार्यक्रम चलाती है ताकि लोगों को फूड प्रोवाइड किया जा सके। साथ ही साथ एक बेटर न्यूट्रिशन, हेल्थ और एजुकेशन का आउटकम हमें देखने को मिलता है। लोगों में एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिलता है, क्योंकि एक तरीके से जब उनके खाने की नीड अगर पूरी कर दोगे आप, तो वो अपने जॉब के बारे में, अपने लाइवलीहुड के बारे में सोच सकते हैं। पर सबसे पहले इंसान को खाना चाहिए। उसके जो कंट्रीज का जो नेशनल प्रोग्राम होता है, सिस्टम होता है, उसे स्ट्रेंथन किया जाता है। ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जाती है। अब फंडिंग की बात करें, ये वॉलंटरी डोनेशन लेती है गवर्नमेंट से, कॉर्पोरेशन से, इंडिविजुअल से, नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज से। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसे 2020 का पीस प्राइज भी मिल चुका है, क्योंकि इसने हंगर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया था उस वक्त। ये जो संस्था है, एक रिपोर्ट निकालती है जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। तो ये आपको रिपोर्ट याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी रिपोर्ट पूछ लेता है कि पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जो है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसे जारी करता है। अब डब्ल्यूएफपी और इंडिया का अगर एसोसिएशन देखें तो इंडिया ने 1963 में ज्वाइन किया था, और हमारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें डब्ल्यूएफपी काफ़ी हद तक असिस्ट करता है हमें, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो एफिशिएंट हो सके, अकाउंटेबल हो सके और ट्रांसपेरेंट रह सके। साथ ही साथ जो हम पीएम पोषण स्कीम चलाते हैं उसमें भी डब्ल्यूएफपी अपना क्रिटिकल इनपुट प्रोवाइड करता है, हमें असिस्ट करता है। और दूसरा, हमारी फूड सिक्योरिटी को लेकर ये मॉनिटरिंग और मैपिंग के काम में भी ये असिस्ट करता है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ बिहू डांस को लेकर है। अभी बिहू डांस न्यूज़ में क्यों है? दरअसल हाल ही में एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, जिसमें 2 रिकॉर्ड थे। बेसिकली वर्ल्ड का लार्जेस्ट परफॉर्मेंस दिया गया एक ट्रेडिशनल डांस के द्वारा, जो कि बिहू डांस था, और फोक म्यूजिशियंस द्वारा एक लार्जेस्ट परफॉर्मेंस दी गई। तो दोनों ही वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया, और ये डांस था बिहू डांस। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इन्हें ग्रेट भी किया और अप्रिशिएट भी किया। बट यूपीएससी आपसे यहाँ पर बिहू डांस के बारे में क्वेश्चन पूछेगी कि बिहू डांस क्या है, क्योंकि क्लासिकल डांस को लेकर यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। अब बिहू डांस एक ट्रेडिशनल फोक डांस है आसाम का, और ये जनरली बोहग बिहू और रंगोली बिहू के दौरान परफॉर्म किया जाता है ट्रेडिशनली, जो कि आसाम का एक स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, जहाँ पर आसामिस न्यू ईयर की शुरुआत होती है। ये मिड अप्रैल में इसकी शुरुआत होती है। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो अर्लियर डिपिक्शन ऑफ बिहू डांस इज फाउंड इन द 9th सेंचुरी स्कल्पचर्स इन तेजपुर और दरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। तो इसके जो रिकॉर्ड हमें 9th सेंचुरी के आसपास से मिलते हैं। और एक इंस्क्रिप्शन है 14th सेंचुरी का, जो कि चुटिया किंग लक्ष्मी नारायण के इंस्क्रिप्शन में भी हमें बिहू डांस का रेफरेंस मिलता है। तो ये इसके हिस्टोरिकल पॉइंट्स हो गए। अब ये परफॉर्म कैसे किया जाता है? दरअसल इसमें जो डांसर्स होते हैं वो क्विक मूवमेंट्स करते हैं, और ये एक टाइप का ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम पहनते हैं जिसे मेखला चादर बोलते हैं। अब इसमें जो रेड कलर होता है वो सिग्निफाई करता है फर्टिलिटी को, हार्वेस्ट को। और यहाँ पर मैन और वुमन दोनों ही परफॉर्म करते हैं एक साथ में एज ए ग्रुप। और जो सॉन्ग्स होते हैं वो आसाम के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं। इसमें जो बिहू डांस होते हैं वो सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, और इंथुसियाज्म के साथ में क्लैपिंग भी बीच बीच में करते हैं। ऐसे बिहू डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो बेसिकली हमें इनके कॉस्ट्यूम के बारे में टर्म पता होना चाहिए कि मेखला चादर इनका कॉस्ट्यूम होता है, और जो रेड कलर होता है वो सिग्निफाई करता है फर्टिलिटी को, हार्वेस्ट को। और इनका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलता है 9th सेंचुरी से तेजपुर और दरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम से। ट्रेडिशनली ये बोहाग बिहू और रंगोली बिहू के दौरान ये ट्रेडिशनली परफॉर्म किया जाता है, जो कि आसाम का न्यू ईयर है, स्प्रिंग फेस्टिवल। तो ये हमें बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए बिहू डांस को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ निसार सैटेलाइट को लेकर है। और ये जो निसार सैटेलाइट है, ये अमेरिका की नासा और इंडिया की इसरो ने मिलकर इसे बनाया है। अब ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि निसार सैटेलाइट का यूज़ हिमालयस का जो अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स है उसे मॉनिटर करेगा, ताकि अगर कोई अर्थक्वेक या लैंड सब्सिडेंस जैसी कोई घटना होती तो हम उसे मॉनिटर कर सकें और एडवांस में वार्निंग देने की कोशिश कर सकते हैं, अगर हम उसका ठीक से स्टडी करते हैं उस डाटा को। तो इसमें बेसिकली 2 फ्रीक्वेंसी बैंड्स का यूज़ किया जाएगा। जो सिस्मिकली एक्टिव हिमालयन रीजन से उसकी हर 12 दिन में एक डिफॉर्मेशन मैप बनाई जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि 12 दिन में जो पर्टिकुलर रीजन है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, कैसा डिफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो उससे एक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना है। तो बेसिकली ये एक्यूरेट वार्निंग तो नहीं देगा, बट हम एक लॉन्ग टर्म अगर स्टडी करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि अर्थक्वेक आने के पहले ऐसे ऐसे डिफॉर्मेशन हुआ था और फिर अर्थक्वेक आया है। तो बेसिकली निसार सैटेलाइट बनाई इसीलिए गई थी कि अभी हमारे पास अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, इनको प्रिडिक्ट करने का कोई
सटीक टेक्नोलॉजी नहीं है, बट निसार सैटेलाइट के थ्रू हम अगर अच्छे से मॉनिटरिंग करेंगे, मैपिंग करेंगे, तब हम एक साइंटिफिक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। अब क्वेश्चन आपसे निसार सैटेलाइट को लेकर आ सकता है। तो ये जो निसार सैटेलाइट है, तो इसके लिए एग्रीमेंट साइन होता है 2014 में अमेरिका और इंडिया के बीच में। और ये सैटेलाइट लॉन्च कब किया जाएगा? ये 2024 में इसे लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। और कहाँ पे इसे प्लेस किया जाएगा? इसे लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। और इसका जो मिशन का ड्यूरेशन होगा सैटेलाइट का, वो 3 साल का होगा। और इसकी जो खास बात यह है कि ये पूरे ग्लोब को 12 दिन में ये मैप कर सकता है। अब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इसरो ने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं? तो सबसे पहले जो स्पेसक्राफ्ट होगा जिससे लॉन्च किया जाएगा वो इंडिया का होगा। जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल इंडिया प्रोवाइड करेगा। और इसमें जो एक एस बैंड का जो सिंथेटिक एपर्चर रडार है वो इंडिया प्रोवाइड करेगा। और नासा इसमें एल बैंड का सिंथेटिक एपर्चर रडार प्रोवाइड कराएगा। हाई डाटा रेट टेलीकॉम, जीपीएस और सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर प्रोवाइड करेगा। तो ये हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि निसार सैटेलाइट में इंडिया क्या प्रोवाइड कर रहा है और नासा क्या प्रोवाइड कर रहा है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन में ट्विस्ट कर सकती है। और ये जो राडार होंगे इसमें वो क्लाउड को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं कि डे और नाइट को भी ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब निसार सैटेलाइट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बेसिकली ये मैपिंग करेगा जिससे कि जो नेचुरल हैजार्ड्स हैं, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, सुनामी हो गई, उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसकी मैपिंग के जरिए। और जो ऑयल स्पिल्स होती है, जो क्लाइमेट चेंज में जैसे कि ग्लेशियर पिघल रहा है तो वहाँ पर क्या वहाँ पे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट हो रहा है ओवरऑल हमारे इन्वायरमेंट पे, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। हमारे एग्रीकल्चर में क्रॉप वाइज वो मॉनिटर कर सकता है कि जो क्लाइमेट चेंज का हमारे क्रॉप फील्ड में कैसे कमी आ रही है, क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये ओवरऑल इसके यूजेस यूपीएससी आपको पूछ सकती है। तो इसका यूज सरफेस चेंज को मैप करने में, नेचुरल हैजार्ड्स को प्रेडिक्ट करने में, ऑयल स्पिल्स में, क्लाइमेट चेंज में, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में और अर्बनाइजेशन में भी इसका यूज किया जाएगा। तो ये यूजेज हमें पता होना चाहिए क्योंकि यूजेज को लेकर यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ फ्लैश ड्रॉट को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल एक स्टडी आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो फ्लैश ड्रॉट्स है इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इंडिया में ओकर हो रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज बताई जा रही है। तो इस वजह से जो फ्लैश ड्रॉट न्यूज़ में है, अब यूपीएससी आपसे पूछ सकते हैं कि फ्लैश ड्रॉट क्या है और ये जो नॉर्मल ड्रॉट्स होते हैं उससे डिफरेंट कैसे है। तो बेसिकली फ्लैश ड्रॉट बहुत ही क्विकली डेवलप होते हैं क्योंकि इसमें दो फैक्टर काम करते हैं। पहला कि एक तो बारिश नहीं हो रही है, लैक ऑफ रेनफॉल, तो उससे सॉइल को मॉइस्चर नहीं मिलता है, तो रैपिड डिप्लेशन होता है सॉइल मॉइस्चर का। बट जो दूसरा फैक्टर ये है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अचानक से, तो हीट वेव्स देखने को मिलती है, हाई विंड्स देखने को मिलती हैं एंड चेंजेस इन रेडिएशन देखने को मिलता है। तो जो हीट वेव्स की वजह से भी अचानक से फ्लैश ड्रॉट डेवलप हो जाता है। ये विद इन अ वीक और टू ये पूरी तरीके से लैंड को पूरा सूखा कर देता है। जबकि जो नॉर्मल ड्रॉट होते हैं वो स्लोली बिल्डअप होते हैं, एकदम से ड्रॉट नहीं आता है, धीरे धीरे प्रेसिपिटेशन कम होता है तब ड्रॉट्स डेवलप होते हैं। बट जब फ्लैश ड्रॉट होता है उसमें प्रेसिपिटेशन तो नहीं हुआ, रेनफॉल नहीं हुई, बट टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि जो सॉइल में मॉइस्चर था वो इवेपो ट्रांसपिरेशन की वजह से भी खत्म हो गया। मतलब कि जो लैंड में जो मॉइस्चर होता है वो भी सूख गया, उसका इवेपोरेशन हो गया, और जो प्लांटेशन में जो मॉइस्चर बचा हुआ था उसका भी ट्रांसपिरेशन देखने को मिला। तो इससे जो भी लैंड में जो मॉइस्चर वो पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो गया। तो इसी ड्रॉट को फ्लैश ड्रॉट बोला जाता है। यूपीएससी ने फ्लैश फ्लड को लेकर क्वेश्चन पूछा है जहाँ पे एकदम से बारिश बहुत तेज हो जाती है एक पर्टिकुलर छोटे से रीजन में, तो अब हमें फ्लैश फ्लड देखने को मिलता है। उसी तरह फ्लैश ड्रॉट जो बहुत जल्दी क्विकली डेवलप होता है उसे फ्लैश ड्रॉट्स बोलते हैं। अब ये हमारे लिए खतरे की बात इसलिए है क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया कि जो ट्रॉपिकल प्लेसेस लाइक इंडिया है वहाँ पे ज्यादा फ्लैश ड्रॉट्स देखने को मिलेंगे। इससे पहले 1979 में एक फ्लैश ड्रॉट आया था इंडिया में जिसमें 40% हमारी एग्रीकल्चर को इम्पेक्ट किया था और 5000 करोड़ का हमको नुकसान हुआ था। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है और हमारा जो फूड सिक्योरिटी पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो अगर फ्लैश ड्रॉट आता है तो हमारी जो फूड सिक्योरिटी होगी उस पर खतरा हो जाएगा। हमारे जो किसान होंगे, जो अभी भी 50% जो हमारा जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो अगर एग्रीकल्चर में फ्लैश ड्रॉट देखने को मिलता है तो उनकी इनकम कम हो जाएगी। तो इससे बहुत ज्यादा सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में देखने को मिल सकता है। अब यूपीएससी आपसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रॉट्स पूछ सकती है। तो अगर मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट की बात करें तो इसमें जब ड्राई वेदर हमें देखने को मिलता है, बारिश बिल्कुल ही कम होने लगती है, तब उसे मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट में क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन साथ में जब रिवर्स, लेक, एक्विफर्स में जब पानी कम होने लगता है तब उसे हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। एग्रीकल्चर ड्रॉट में क्या होता है कि जो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो कम होने लगता है, जो एग्रीकल्चर के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो कम होने लग जाए तो उसके लिए वाटर शॉर्टेज देखने को मिलता है, तब ये एग्रीकल्चर ड्रॉट बोलते हैं। इकोलॉजिकल ड्रॉट तब होता है तो सॉइल में जो पहले से जो मॉइस्चर होता है जब वो भी इवेपोरेशन होने लगे तब इसे इकोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट में क्या होता है कि वहाँ पे लोगों को, जो पर्टिकुलर क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनमें अगर वाटर शॉर्टेज देखने को मिली तब इसे सोशो इकोनॉमिक ड्रॉट बोला जाता है।
तो ये आपको फ्लैश डॉट पता होना चाहिए कि फ्लैश डॉट क्या होता है, ये कैसे नॉर्मल डॉट से डिफरेंट होता है और इसके रीज़न क्या है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2012 के प्रीलिम्स से पूछा था। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर इस्टेब्लिश बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो अम्बेडकर हमारे यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने कौन कौन से पार्टीज को फाउंड किया था? द पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टीज ऑफ इंडिया, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। सेकेंड है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये पार्टी बी आर अम्बेडकर जी ने फाउंड करी थी। द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये भी बी आर अम्बेडकर जी ने फाउंड करी थी। तो बेसिकली जो पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टीज ऑफ इंडिया है, ये केशव राव जयदे और नाना पाटिल साहब ने इसे डेवलप किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 एंड 3 ओनली। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।